जरा सोचिए, कैसे एक इंसान ने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य के खिलाफ पूरे देश को खड़ा कर दिया, और वो भी बिना किसी हथियार के, सिर्फ एक आइडिया के दम पर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोहनदास करमचंद गांधी की, और उनके उस अहिंसा के रास्ते की जिसने भारत को आज़ादी दिलाई। तो वो आइडिया क्या था? वो था सत्याग्रह। ये गांधी जी का सबसे बड़ा हथियार था। इसका सीधा सा मतलब है सत्य के लिए आग्रह या सत्य की शक्ति। और भारत की आज़ादी की पूरी लड़ाई में यही सत्य की शक्ति सबसे अहम थी। ये जो चार्ट है ना, ये हमारी इस पूरी चर्चा का रोड मैप है, भारत की आज़ादी के सबसे ज़रूरी पड़ाव। तो चलिए एक एक करके इन सभी आंदोलनों के सफ़र पर निकलते हैं और देखते हैं कि कैसे इन्होंने इतिहास की धारा ही बदल दी। तो इस कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? देखिए, गांधी के महात्मा बनने का सफ़र असल में भारत से नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका से शुरू हुआ था। तो चलिए कहानी को वहीं से पकड़ते हैं। अच्छा, आंदोलनों की बात करने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर सत्याग्रह है क्या। देखिए, ये सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं था, ये अन्याय के खिलाफ सच और नैतिकता के साथ डटे रहने का एक तरीका था, एक ट्रुथ फोर्स। तो भारत में जो भी तरीके उन्होंने अपनाए, उसकी पूरी तैयारी, उसका पूरा टेस्ट उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में किया था। ये उनके लिए एक तरह से एक लैब थी। यहीं पर नस्ली भेदभाव के खिलाफ लड़ते लड़ते उन्होंने सत्याग्रह को एक मजबूत हथियार बनाया। तो 1915 में जब वो भारत लौटे तो उन्होंने सीधे देशव्यापी आंदोलन शुरू नहीं किया। पहले उन्होंने स्थानीय मुद्दों पर ध्यान दिया और भारतीय जमीन पर पहली बार सत्याग्रह को आजमाया। अब देखते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट कितना कामयाब रहा। ये जो 3 शुरुआती आंदोलन थे ना, ये सिर्फ लोकल जीते नहीं थी, बल्कि ये आने वाले बड़े आंदोलनों की एक तरह से नींव थी। देखिए, चंपारण से सिविल डिसोबीडियंस का तरीका सीखा, अहमदाबाद ने दिखाया कि भूख हड़ताल कितनी असरदार हो सकती है, और खेड़ा से नॉन कॉपरेशन की रणनीति मिली। हर आंदोलन एक नया हथियार दे रहा था। तो लोकल लेवल पर कामयाबी मिल चुकी थी। अब वक्त था पूरे देश को एक साथ लाने का। गांधी जी ने अब इन छोटे छोटे विरोधों को एक बड़े राष्ट्रव्यापी आंदोलन में बदल दिया, जिसमें लाखों करोड़ों भारतीय जुड़ गए। और इसका पहला बड़ा कदम था 1920 का असहयोग आंदोलन। इसका आइडिया बहुत सिंपल था। अगर हम अंग्रेजों के साथ सहयोग करना ही बंद कर दें, उनके स्कूल, उनके सामान, उनकी उपाधियां, सब कुछ छोड़ दें, तो उनका शासन अपने आप कमजोर पड़ जाएगा। ये एक साफ संदेश था कि अब भारत सहयोग नहीं करेगा। 240 मील, जी हाँ, 240 मील, ये वो दूरी थी जो गांधी जी और उनके साथियों ने पैदल तय की। और यहीं से इतिहास के सबसे यादगार विरोध प्रदर्शनों में से एक की शुरुआत हुई। ये जो नमक मार्च था ना, ये सिर्फ नमक बनाने के लिए नहीं था। अरे, ये तो एक जीनियस स्ट्रैटेजी थी। सोचिए, नमक जैसी रोजमर्रा की चीज को अंग्रेजी हुकूमत के जुल्म का सबसे बड़ा सिंबल बना दिया। एक ऐसी चीज जिसने अमीर, गरीब, हर भारतीय को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया। अब जरा इन दोनों बड़े आंदोलनों को साथ रखकर देखते हैं। देखिए कैसे धीरे धीरे लक्ष्य बड़ा होता गया। 1920 के असहयोग आंदोलन में मांग थी स्वराज की, मतलब सेल्फ रूल। लेकिन 10 साल बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का लक्ष्य था पूर्ण स्वराज, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो समय के साथ साथ मांग भी और तरीके भी दोनों और ज्यादा मजबूत हो गए। और अब हम आज़ादी की लड़ाई के बिल्कुल क्लाइमैक्स पर पहुंच गए हैं। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, और इसी बीच गांधी जी ने अपने सबसे ताकतवर और आखिरी जन आंदोलन का ऐलान किया। करो या मरो, बस यही नारा था भारत छोड़ो आंदोलन का। इसमें सब कुछ साफ था, ये आखिरी लड़ाई थी और अब पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं था। लक्ष्य सिर्फ एक, पूरी आज़ादी। तो जैसे ही ये आंदोलन शुरू हुआ, अंग्रेजों ने फौरन गांधी जी समेत सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें लगा कि लीडर ही नहीं रहेंगे तो आंदोलन खत्म हो जाएगा। लेकिन उनका ये दांव उल्टा पड़ गया। लीडर्स के बिना आम जनता खुद लीडर बन गए और पूरे देश में क्रांति की आग फैल गई। तो इन सभी आंदोलनों का आखिर असर क्या हुआ? गांधी जी अपने पीछे क्या विरासत छोड़ गए? चलिए अब जरा इस पर भी एक नजर डालते हैं। गांधी जी का सपना हमेशा से एक ऐसे भारत का था जो बंटा हुआ ना हो, जहां हिंदू, मुस्लिम सभी समुदाय एक साथ शांति से रहें। लेकिन 1947 में जो हुआ, यानी देश का बंटवारा,
उसने उन्हें तोड़कर रख दिया। अपने आखिरी दिनों में भी वो इसी कोशिश में लगे रहे कि किसी तरह ये सांप्रदायिक हिंसा रुक जाए। और फिर 30 जनवरी 1948 का वो दिन आया। शांति और अहिंसा के इस पुजारी की एक हत्यारे की गोली ने जान ले ली। उनके आखिरी शब्द थे, हे राम, जो उनकी गहरी आस्था को दिखाते हैं। तो आखिर हम इन सभी आंदोलनों से क्या सीख सकते हैं? देखिए, गांधी जी के तरीके आज भी उतने ही काम के हैं। जैसे सच को हमेशा विनम्रता से कहना, खुद एक मिसाल बनकर लीड करना, गुस्से और हिंसा की जगह शांति से बात करना, और सबसे जरूरी, एकता की ताकत। ये वो सबक हैं जो किसी भी लड़ाई को एक मजबूत नैतिक आधार देते हैं। और अंत में बस एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या एक सदी पुराने ये आंदोलन, ये अहिंसा और सत्याग्रह के तरीके आज की दुनिया की मुश्किलों को सुलझाने में हमारी मदद कर सकते हैं? इस पर सोचना तो बनता है।